वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योद्धा डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ने वाले हैं ना, जो क्लास 11th का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला ठीक ठाक से समझ लेते हैं और कहाँ किसको अप्लाई करना है तो आप एग्जाम में इससे जो भी पूछा जाए क्वेश्चन वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसका ड्यूअल बेनिफिट है, आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो अगर आप यहाँ अच्छे समझ सकते हैं तो उसको केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर में क्या पढ़ना है पहले वो समझते हैं कि गैस जो होता है, गैस का जितना भी मॉलिक्यूल्स होता है वो सब रैंडम मोशन में होता है। कैसा मोशन में होता है? तो उसके मोशन को ही स्टडी करना है। बेसिकली उसके मोशन को क्या करना है? स्टडी कि कौन कौन सा टाइप का स्पीड होता है, कैसे वो मूव करता है। ठीक है, और इस यहाँ पे हमें आइडियल गैस के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है कि आइडियल गैस, कोई गैस आइडियल होता नहीं है बट उसका कुछ एजम्पशन है कि ये अगर ये एजम्पशन को अगर कोई जस्टिफाई करता है, फुलफिल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। तो इस पूरे जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा समझिए। सबसे पहले आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का डिफरेंट पोस्टुलेट पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या इसके बारे में थ्योरी दिया गया था। ठीक है, दूसरा दिया गया था कि कोई भी अगर आइडियल गैस है तो उसके लिए कुछ एजम्पशन बनाया गया। तो व्हाट आर द डिफरेंट एजम्पशन ऑन बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट कि कोई गैस जो है वो आइडियल गैस है। एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है कि कोई भी गैस का जो पैरामीटर होता है क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो उन लोग के बीच में कुछ रिलेशन होता है जो ड्रिवन बाय डिफरेंट गैस का लॉ होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, ये सब नाम सुना है आपने, तो वो भी यहाँ पढ़ना है। तो डिफरेंट गैस लॉ पढ़ना है, गैस का कौन कौन सा लॉ होता है, समझ गए? तो इतना हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो हमें पढ़ना है, जब आप गैस लॉ पढ़ लेंगे तो फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, ये जब पढ़ लेंगे इसके बाद कुछ नया चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इतना हमें पढ़ना है। इस चैप्टर अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर दिस विल बी आवर लर्निंग आउटकम। ठीक है, पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये हम सीख पाएंगे इस चैप्टर से। अंडरस्टूड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले में लिखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पोस्टुलेट, है ना। तो लिखिए पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या क्या पोस्टुलेट है हम लोग यहां से देखते हैं। डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट ये है कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जितना भी गैस है उसका पार्टिकल क्या होता है? टाइनी, मतलब बहुत छोटा होता है ना, और होता भी है। कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ ए स्पेसिफिक गैस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई कंटेनर आपने लिया और लेटर से कंटेनर में ऑक्सीजन भर दिया। क्या भर दिया? तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो नहीं रहेगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा। अब जितना भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा वो सब आइडेंटिकल होगा। सब क्या होगा? ऐसा लगेगा कि एक का जेरॉक्स कॉपी है दूसरा, समझ गए? सारा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, सब कुछ सेम रहेगा। तो पहला पोस्टुलेट यही था, तो लिख के रखिए कॉपी में। एवरी गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल ऑफ ए स्पेसिफिक गैस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बट दे डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अदर गैसेस। अगर आप उसको दूसरे गैस के साथ कंपेयर करेंगे देन इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो इसको लिखिए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट सभी ने लिख लिया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल का साइज होता है, मॉलिक्यूल का क्या होता है? साइज, वो बहुत छोटा होता है। बहुत क्या होता है? छोटा होता है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस।
तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो साइज होता है ना मॉलिक्यूल का, वो बहुत छोटा होता है। अंडरस्टूड? और होता भी है, जैसे कोई मॉलिक्यूल का साइज अगर नैनोमीटर में किसमें है, और ये जो डिस्टेंस है मान लिया मीटर में आ गया, तो नैनोमीटर में मीटर बहुत डिफरेंस है। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ अंडरस्टूड? तो दूसरा पोस्टुलेट इसका ये था कि साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। ठीक है, यहीं से एक चीज और आप कंसीडर करेंगे और आगे वो आएगा, ये चीज समझ लीजिए कि अगर साइज इसका नेग्लिजिबल है तो क्या है कि जैसे किसी कंटेनर में अगर आप गैस को रखते हैं, ठीक है, जैसे गैस का कंटेनर है, इसमें आपने बहुत सारा गैस पार्टिकल रख दिए, गैस का मॉलिक्यूल, तो जितना गैस है ये सभी गैस का अगर आप मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विल बी वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी बोल सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हैं। समझ गए? मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका साइज क्या होता है? बहुत कम होता है। तो अगर आप सबको एक जगह लेके आते हैं तो उन जो सारा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। समझ गए? और गैस का क्या प्रॉपर्टी था? गैस को आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना? जैसे अभी इस रूम में जो एयर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है? इस रूम का जो भी वॉल्यूम है वही उसका वॉल्यूम है। इसी को अगर कोई एयर को सक करके किसी छोटे सिलेंडर में डाल दे तो उसमें उसका वॉल्यूम वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गैस का ये प्रॉपर्टी होता है कि जिसमें आप रखेंगे उसी का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा जहां भी आप रखें। सेकंड लिख चुके सब लोग? थर्ड पॉइंट क्या है? द गैस मॉलिक्यूल कीप कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनिंग दिस कोलिशन आर परफेक्टली इलास्टिक। ये चीज समझना है। गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है जिस कंटेनर में आप रखेंगे तो क्या करता है? रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम किस में रहता है? तो जब मोशन में है तो जैसे मॉलिक्यूल है यहाँ पे टकराया, टकरा के वापस आया, फिर आपस में भी टकराते रहता है। तो जब टकराता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिशन। अब आप पढ़ेंगे कि कोलिशन दो तरह का होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिशन किसको बोलते थे? जिसमें माना जाता था कि किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहां भी ये माना जाता है कि जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है उसका कोलिशन कैसा हो रहा है? इलास्टिक हो रहा है। इसका मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड? तो लिखिए थर्ड पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल कीप कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स as well as with the wall of the containing vessel. this collision are perfectly elastic। मतलब किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी में लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे पोस्टुलेट। नेक्स्ट ये कहता है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में आपस में नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कहना है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है सबके आपस में देयर इज नो इंटरैक्टिव फोर्स। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ना चाह रहा है और ना ही धक्का देके बाहर निकालना चाह रहा है, ना ही अट्रैक्ट कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। समझ गए? तो थर्ड लिख के रखिए, देयर आर नो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिंग और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। लिख लिया सभी ने? थोड़ा फास्ट लिखेंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है एंड वी हैव टू कंप्लीट इट I think by today only. Understood? जो लोग सोच रहे हैं कि सर तो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, आज अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? है कि नहीं? कैमरा को देख के अंग्रेजी निकल रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द ग्रेविटेशन दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है भाई, उसके पीछे से भेजो, पीछे से आ जाएगा उधर से। पीछे दरवाजा देख भाई खुला है कि नहीं? हाँ, क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ देयर टाइनी मासेस एंड वेरी हाई स्पीड। जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एज पर ग्रेविटेशन भी तो क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। ये अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है। और ये तो अंडरस्टूड है। जैसे आपने ग्रेविटेशन जब चैप्टर पढ़ा तो वहां पे एफ का क्या फॉर्मूला था? G m1m2 तो मेरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जैसे दो मास है, जैसे दो दोस्त है, जैसे ये दोनों आसपास में बैठा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो उसका वजह क्या था कि ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा है लेकिन उस फोर्स का वैल्यू क्या है? बहुत बहुत कम है, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है।
क्योंकि g का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू आपको याद है कितना होता था, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता था। तो कोई भी दो छोटा पार्टिकल है, दो मास है, सब दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इसीलिए ग्रेविटेशन का इफेक्ट आपको कहां देखने के लिए मिलता है, जहां पे हेवी प्लैनेट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अर्थ किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ के ऊपर सन फोर्स लगा सकता है, अर्थ सैटेलाइट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो दीज आर बिकॉज ऑफ कि देयर इन लोग का मास ज्यादा है। छोटा मास में ग्रेविटेशन फोर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जो दीवार, जिस कंटेनर में आप रखेंगे मॉलिक्यूल गैस को, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहेगा, कोलाइड करते रहेगा, टकराते रहेगा, क्योंकि सब रैंडम मोशन में रहता है। किस मोशन में रहता है, रैंडम। और उसके वजह से क्या इन लोग का मोमेंटम चेंज होते रहेगा। क्या चेंज होते रहेगा, मोमेंटम। अब आप सोचिए अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या फोर्स जनरेट होगा या नहीं होगा, होगा। क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था कि फोर्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों मोमेंटम चेंज होता है, तो देखिए जैसे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, ये जाके दीवार में यहां टकरा गया है ना। टकराने के बाद अब किधर आ रहा है, वापस आ रहा है। अब जा रहा था इधर m भी आ भी रहा है इधर m भी, बट मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जाने वाले को अगर तुम मान लिया प्लस ले रहे हो मोमेंटम, तो आने वाले को क्या लेना पड़ेगा, तो मोमेंटम सेम रहा कि चेंज हो गया, चेंज हो गया। अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही दीवार पे जो फोर्स लगाता है, जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है उसी की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, आप पढ़े ना कि गैस के पास इतना प्रेशर है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, तो जो गैस का मॉलिक्यूल है जो दीवार पे जा जाके धक्का देते रहता है, तो धक्का देना मतलब क्या, फोर्स लगाना। और फोर्स पर यूनिट एरिया जो है दैट विल गिव यू प्रेशर। प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। मॉलिक्यूल बार बार जाके टकरा रहा है, समझ गए। और वही होता है ना कि हर कंटेनर का एक फिक्स प्रेशर झेलने का कैपेसिटी होता है, उतना ही प्रेशर झेल सकता है। जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा, दीवार ब्रेक कर देगा, उसी में एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट करता है। लिखिए इसको। तो क्या क्या पोस्टुलेट था, समझ गए। तो these are the different postulate of kinetic theory of gas. डन। अब देखिए जितना पोस्टुलेट दिया है इसमें जो जो एजम्पशन है एक तरह से वही सब आइडियल गैस का एजम्पशन होता है। वो सारा एजम्पशन किसका होता है, आइडियल गैस का। आइडियल गैस में भी यही चीज माना जाता है कि जितना भी मॉलिक्यूल है वो सब रैंडम मोशन में रहता है। कैसा मोशन में रहता है। दूसरा मान लिया जाता है कि इन लोग के बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो पहले लिख लीजिए, मैं उसको लिखवा देता हूं। लिखिए एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस। एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन लिखे सारे बच्चे, एजम्पशन लिख रहे हैं। हाँ लिखिए, पहला लिखिए द गैस मॉलिक्यूल आर एज्यूम्ड परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर। पहला क्या माना गया आइडियल गैस के लिए एजम्पशन, कि जो गैस मॉलिक्यूल है, द गैस मॉलिक्यूल आर एज्यूम्ड परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर। पहला क्या माना गया कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिक स्फीयर की तरह बना होता है ना, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। दूसरा लिखेंगे कॉलिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। यही चीज पोस्टुलेट में भी था, वही चीज एजम्पशन में भी है, ठीक है। ये माना जाता है कि जितना भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है उन लोग के बीच का जो कोलिशन है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो सेकंड लिख लीजिए एजम्पशन, कोलिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड विथ द वॉल आर एज्यूम्ड इलास्टिक। उन्हें क्या एज्यूम किया गया है, इलास्टिक एज्यूम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एजम्पशन, नेक्स्ट एजम्पशन लिखेंगे कि पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन कोलिशन।
नेक्स्ट एजम्पशन क्या बच्चे, पार्टिकल जो मूव करता है उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन कोलिशन। कोलिशन होने के बाद वो अपना पाथ चेंज करेगा, लेकिन जब भी उसका पाथ हो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। जैसे हो सकता है यहां से जा रहा है इधर गया, यहाँ कोलाइड कर गया इधर आ गया, यहाँ कोलाइड कर गया इधर आ गया, इधर आ गया, बट ऑल पाथ शुड बी स्ट्रेट। तो ये बना लीजिए, ठीक है। तो पाथ कैसा होना चाहिए, दो कोलिशन के बीच का पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये एज्यूम किया गया था किसी गैस को आइडियल गैस बताने के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट लिखिए, ए गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। और ये सब क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है इन चीजों से, ठीक है, कि क्या क्या एजम्पशन है या पोस्टुलेट क्या था। ए गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। गैस अगर आइडियली बिहेव करे तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई। हाँ, ऐसा इसलिए बोल रहा है, समझिए क्यों लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कह रहा है। प्रेशर का मतलब लोग क्या समझते हैं, प्रेशर ज्यादा होगा तो चीजों को ज्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। अब अगर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, पास पास होगा कि दूर चला जाएगा, दूर चला गया, दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। सेपरेशन बढ़ने से इंटरेक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरेक्शन कम। जैसे अभी ये दोनों दोस्त पास पास बैठे हुए हैं तो ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, पानी के बोतल शेयर करके पी रहे हैं आराम से, ये लिख रहा है वो उसको देख के लिख ले रहा है। बट इसको भी दिल्ली भेज दें और उसको यहीं रखें तो क्या इंटरेक्शन हो पाएगा। तो वही चीज होता है कि गैस का मॉलिक्यूल जितना दूर रहेगा, जितना पुअर इंटरेक्शन होगा, उतना वो आइडियल गैस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि आइडियल गैस का एजम्पशन था ना कि कोई भी मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। उसी का दूसरा काम करता है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या है, आप उसका एनर्जी बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग पढ़ के आए थर्मोडायनेमिक्स, वहां आपको पढ़ाए थे इंटरनल एनर्जी, बताए थे इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। वो तो एक ही चीज पे डिपेंड करता है। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या बताया था, एन सी वी डेल्टा। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब जो मॉलिक्यूल दौड़ रहा है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा उसका, और जब उसका स्पीड बढ़ेगा तो पास पास रहेगी, दूर जाने की कोशिश करे तो वहां भी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोई गैस को अगर आइडियली बिहेव करना है तो उसके लिए प्रेशर का कंडीशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, टेम्परेचर लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये आपसे वहां पूछा जाएगा एमसीक्यू। नेक्स्ट लिखिए, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कॉलिशन। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कॉलिशन। कॉलिशन के अलावा ऐसा माना जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है। समझ गए। तो देयर इज नो कॉलिशन, सॉरी क्या लिखे, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कॉलिशन। यस। नेक्स्ट लिखिए, अब आपने दो तरह का एनर्जी पढ़ा, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, वो तो ग्रेविटेशनल हो गया। जनरल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करता है। क्या करता है, जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता है, अर्थ जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, या फिर आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक में कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करता है या रिपेल भी करता है। तो इन सारे जगहों पे आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, है ना। अब यहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे आप आइडियल गैस का ही लेक्चर है ना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन। तो अगर इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, और बहुत कम होगा। समझ गए। तो इसलिए जितना टोटल एनर्जी होगा वो लगभग काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो एनर्जी होता है, काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। और भी मॉलिक्यूल का एनर्जी रहता है लेकिन लोगों को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, जब हायर क्लास में तब वो पढ़ने मिलेगा, ठीक है। बट अभी आप पोटेंशियल एनर्जी को भी क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसका मतलब टोटल एनर्जी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एक फॉर्मूला है ना, हाफ एम
तो मॉलिक्यूल तो आप चेंज कर नहीं सकते मास, तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो V भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस V के बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गए? तो किसी भी गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल तेजी से दौड़ना शुरू होगा। अब वो तेजी से दौड़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा वो, अब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लास्टिंग का चांसेस बढ़ जाता है। आपने सुना है कि गर्मी के दिन में बोला जाता है कि टायर में हवा कम भर के चलिए। वजह क्या है कि जब आप चलेंगे रोड पे तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे आपका जो टायर है वो मान लिया 30 पास्कल प्रेशर झेल सकता है, एक्चुअली पीएसआई होता है वो जो हवा भरता है, बट लेटर से 30 पास्कल ठंड के दिन में। तो आपको गर्मी के दिन में 25 पास्कल नहीं भरना है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो 5 पास्कल और ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब पता चला 30 भरना था और आप घरे से 32 भर के निकले हुए हैं और रोड में गए तो 5 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 37। और बोला था आपको, जो मैन्युफैक्चरर था वो बोला था कि 30 पास्कल भर के चलिएगा, आप 37 में चल रहे हैं, तो क्या होगा, रांची से रामगढ़ पहुंच जाएंगे, एक घाटी में रह जाएंगे। समझ गए? तो ये सब चीज अपना विवेक का चीज है ना। नेक्स्ट, तो सारा समझ गए, तो एजम्पशन लिख लिए। तो आइडियल गैस के लिए क्या क्या एज्यूम किया गया, समझ गए? हाँ, तो आइडियल गैस के लिए ये एजम्पशन आपको देखना है। अब आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन दिया गया, जो इक्वेशन जो है वो P, V और T के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P, V एंड T, कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें आपका थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी चेक हो जाएगा, हम केमिस्ट्री भी थोड़ा टेस्ट कर लेंगे आपका कि कितना बढ़िया से आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लिख लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन P, V और T के बीच में रिलेशन बताता है, और वो क्या रिलेशन था, हाँ सब जानते हैं, PV इक्वल टू nRT। P आपका क्या हो गया पता ही क्या है, प्रेशर, V क्या हो गया, N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और T क्या हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी लेंगे तो किस में लेंगे, केल्विन। ठीक है, बहुत बार आपसे एग्जाम में R का यूनिट पूछ लेता है, R का क्या पूछ लेता है, यूनिट। तो क्या बताएंगे, R का यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो R बराबर क्या हो जाएगा, PV बाई क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा ना। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये किसका यूनिट होता है, जूल का। आप अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए, वर्क का लिखते थे फॉर्मूला P इंटू DV, तो P इंटू DV का जो यूनिट होगा वही PV का यूनिट होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, जूल, नीचे नंबर N है, N क्या बताता है, मोल, और टेम्परेचर क्या बताता है, केल्विन। अंडरस्टूड? तो आप इसको लिखिए, तो PV इक्वल टू nRT। अब N निकालने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या क्या तरीका है, और वहां पे आपका केमिस्ट्री जो है उसका टेस्टिंग हो जाएगा। लिख लिए। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या क्या तरीका था, जरा मुझे बताएं आप लोग, बताइए। यस, एक तो तरीका ये है कि जैसे कोई मास का गिवन मास दे दे, है ना, जैसे बोले हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो पूछे बताओ कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो कितना बताएंगे। हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, H2। हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, H2। इसका मोलर मास कितना होता है बच्चे, 2 क्या, U, है ना। बिल्कुल गलत जवाब, यही चीज तो, यही तो केमिस्ट्री आपका टेस्टिंग कर रहे थे। जो 2 लिखते हैं वो क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 के साथ मास है तो कोई ना कोई यूनिट होगा ना, कौन सा यूनिट होता है, ग्राम, केजी, मेट्रिक टन, क्या होता है, यू भी होता है, लेकिन यू कहाँ होता है ये भी मुझे बताओ। यू भी होता है, किताब में लिखा देखोगे H2 का लिखा रहेगा यू, कभी कभी ग्राम लिखा रहता है, क्या फर्क है दोनों में। इधर देखो, जब एक मॉलिक्यूल का मास आपसे पूछा जाए, एक किसका पूछा जाए, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जो इसका मास होगा वो हमेशा यू में होता है, किस में होता है,
U में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, इसका जो मास होगा वो कितना होगा 2 इंटू U। U को बोलते हैं यूनिफाइड मास, क्या बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली पता है किसका मास है, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन है। मास ऑफ क्या है 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का जितना मास होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं U। अब 1 प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, तो क्या बार बार उसको लिखना संभव है, बार बार उसको 10⁻27 लिखना संभव है, तो हम लोग इसीलिए उसको क्या लिख देते हैं U लिख देते हैं, समझ गए। लेकिन जैसे ही आपको 1 मोल का मास चाहिए, 1 मोल का क्या चाहिए मास, तो 1 मोल का मतलब कितना क्वांटिटी होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बताइए 6.022 इंटू 10⁻20 होता है। तो इतना मॉलिक्यूल का मास चाहिए आपको, तो इतना मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 2U लिख देंगे। अब U और इसका वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग वो 1 ग्राम बन जाता है। 1 क्या बन जाता है, तब इसका मास कितना निकल के आता है 2 ग्राम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो जब भी मोलर मास पूछा जाए, कौन सा मास पूछा जाए, तो यूनिट क्या होगा ग्राम। और जब भी मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो उसका यूनिट क्या होगा U। समझ में आया केमिस्ट्री क्या है। जैसे सोडियम का पूछे हम आपसे एटॉमिक मास, तो सोडियम का एटॉमिक मास आप कितना बताइएगा 23U। पूछे सोडियम का मोलर मास, क्या बताएंगे अंडरस्टूड। इसीलिए मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किताब में लिखा रहता है मोलर मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो कब ग्राम यूज करना है समझ गए, कब यू यूज करना समझ गए, और यू का मतलब क्या होता है समझ गए। यू कितने मास का प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है वो, समझ गए। जैसे सोडियम का आप मास 23U क्यों बताते हैं, देखिए इधर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास नंबर कितना होता है, अंडरस्टूड। एटॉमिक मास में किसी एटम में क्या क्या चीज होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसीलिए उसको मास में क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच गया किसका किसका मास लेना पड़ेगा, प्रोटॉन एंड, और जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास किसका होता है न्यूट्रॉन का, लगभग दोनों सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, और जो भी दोनों का मास होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है 1U के नाम से, अंडरस्टूड। अब ये बताइए सोडियम में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है 23। मास नंबर ही तो बताता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एक का मास 1U है तो 23 का मास कितना होगा, समझ में आया। U का मतलब समझ गए सारे बच्चे। अब केमिस्ट्री में तो गलती नहीं होगा तुम लोग से, नहीं तो हम 90% बच्चे का देखते तैयारी करते तब पूछते हैं तो ये गड़बड़ होता है। पूछेंगे बताओ कितना मास होता है, तो कभी U बोलेगा कभी ग्राम बोले, उसको पता ही नहीं कि U क्या है ग्राम क्या है, अंडरस्टूड। तो जब मोलर मास पूछा जाए तब आप क्या बोलेंगे ग्राम, और जब मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास पूछ रहा है। एटम मॉलिक्यूल में फर्क पता है ना तुम लोग को, किसको बोलते हैं एटम। जैसे सिर्फ H अगर लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, बट 2 हाइड्रोजन मिलके H2 बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, समझ गए। मोर देन 1 एटम जब मिलता है तो क्या बनता है मॉलिक्यूल। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें C और वो दोनों क्या है एटम, अंडरस्टूड एवरीवन। तो गैस जब भी एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। हाँ जो इनर्ट गैस है वो एटॉमिक फॉर्म में रहता है। जैसे इनर्ट गैस मतलब क्या हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन, रेडन, ये सब में क्या है, ये सब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अंडरस्टूड। तो ये लिख लिए पीवी बराबर एनआरटी, आर का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मतलब 2U होता है, और 1 मोल ऑफ H2 मतलब क्या होता है 2 ग्राम होता है ना। तो अब मोलर मास और इसमें कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अब कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल निकालना रहे तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला दिया गया था, अभी हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे, हाँ n का अगर आपको फॉर्मूला लिखना रहे तो देखिए हम 2-3 फॉर्मूला लिख देते हैं। एक तो ये है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, अंडरस्टूड। दूसरा ये भी है
गिवन नंबर, हो सकता है कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे, नंबर ऑफ क्या दे दे आपको, तो ये बता दे कि जैसे इतना में इतना मॉलिक्यूल है, 6 पॉइंट या 12 पॉइंट इतना इंटू 10 टू द पावर इतना मॉलिक्यूल है, तब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, जो एवोगाड्रो नंबर होता है वही होता है ना। जैसे आपसे पूछे कि एक दर्जन में कितना केला होता है, कितना बताएंगे? आपको बोले हमारे पास 60 केला है, कितना केला है, कितना दर्जन है, क्या किए 60 को कितना से डिवाइड किए ना, मतलब जितना क्वांटिटी है उसमें एक दर्जन का अमाउंट से डिवाइड कर दिए। तो हमारे पास अगर n दिया रहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप एक मोल में कितना यूनिट होता है उसे डिवाइड कर दीजिए, एक मोल में कितना यूनिट होता है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब समझ रहे हैं, Na का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट, समझ गए? इट इज जस्ट ए काउंटिंग यूनिट। एवोगाड्रो नंबर क्या है, जैसे आप दर्जन बोलते हैं तो दर्जन मतलब बच्चा समझ जाएगा कि 12 बोल रहा है, तो जब हम मोल बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट। अंडरस्टूड? ये बस एक काउंटिंग यूनिट है। अब केमिस्ट्री में छोटा मोटा तो ये रहता नहीं है मॉलिक्यूल, ऐसा तो है नहीं कि कोई गैस ले तो उसमें 10 मॉलिक्यूल रहेगा। मॉलिक्यूल क्या रहता है, मिलियंस में रहता है, उससे भी ज्यादा रहता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ मोल लाया गया। ठीक है, यहां तक कहानी समझ गए? तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लिया आप लोग सब, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और ये है, नया नया फॉर्मूला भी है, उसको भी देखेंगे। इधर देखिए, तो आप लोग लिख रहे थे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये लिख रहे थे। क्या पीवी बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, अल्लाह नहीं करो। एन को ये लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर, अभी आप पढ़ के हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इनटू क्या लिख सकते हैं, आर इनटू क्या लिख सकते हैं, ये जो आर बाई एन ए होता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर, इसको एक अलग कांस्टेंट बोला जाता है, और उस कांस्टेंट का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम है उसका, बोल्ट्जमैन। और क्या बताता है, आर बाई एन ए। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, तो उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आर बाई एन ए इंटू क्या लिखेंगे, टी। अब यही आर बाई एन ए को के लिख दिया जाता है, तो पीवी बराबर क्या लिखा रहता है, एन के टी। और के क्या हो गया बताइए आपको, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे दिया गया। समझ गए? बट इस केस में ये जो एन है वो नंबर ऑफ मोल नहीं बता रहा है, एन क्या बता रहा है बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। नंबर ऑफ क्या बता रहा है, मॉलिक्यूल्स, की कितना मॉलिक्यूल्स है उसमें। समझ गए? तो जब आप पीवी बराबर एनआरटी लिखेंगे तो वहां जो एन है वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और पीवी बराबर एन के टी लिखेंगे तो वहां एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? हाँ, तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है इसका आइडियल गैस इक्वेशन का, सब आइडियल गैस इक्वेशन ही है, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एन के टी, ऑल आर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, एक और क्या फॉर्मूला देखिए इधर, पीवी इज इक्वल टू एन। एन को मास के टर्म में क्या लिखते हैं बताइए, गिवन मास बाय क्या लिखते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास को कैपिटल एम से लिखते हैं और गिवन मास को स्मॉल एम, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू क्या लिखेंगे, आर इंटू लिख सकते हैं, वॉल्यूम को इधर डिवाइड कीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा, M बाई V, इधर RT बाई क्या लिख लेंगे, M लिख लेंगे। मास बाई वॉल्यूम कुछ होता है क्या, क्या होता है, डेंसिटी। तो अगला इक्वेशन P का क्या निकल के आएगा, डेंसिटी को किससे डिनोट करता है, रो RT बाई क्या लिखेंगे, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन। समझ गए? सेम आइडियल गैस को आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या रिप्रेजेंट किया बताइए जल्दी से, पीवी बराबर, दूसरा पीवी बराबर एन के टी,
अच्छा, दोनों एन में आपको फर्क समझ में आ गया। और एक और क्या आया, P बराबर रो आर टी बाई एम। एम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप गैस को रखते हैं तो दो तरह का कंडीशन होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं एनटीपी और एक को बोलते हैं एसटीपी। ठीक है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड, और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों का एक वैल्यू फिक्स किया गया है। वैल्यू इसलिए फिक्स किया गया कि जैसे हम बोल दें कि एनटीपी लेके आओ, तो एनटीपी का मतलब समझ जाएगा कि टेम्परेचर जो बोला जा रहा है कितना डिग्री सेल्सियस बोला जा रहा है, 0। और प्रेशर जो है कितना बोला जा रहा है, 1 atm। और वॉल्यूम जो बोला जा रहा है कितना बोला जा रहा है, 22.4 लीटर। समझ गए, लगभग सेम इसमें भी रहता है, एसटीपी में भी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर में देखिए कोई बदलाव नहीं है, टेम्परेचर में सिर्फ 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझ गए, तो लिख लीजिए टेबल। ये उसी टाइप का है जैसे आप खाना खाने जाते हैं और उसको बोलते हैं कॉम्बो लेके आओ, चाइनीज प्लेटर लेके आओ। तो चाइनीज प्लेटर आप बोले तो समझ गया कि अच्छा इसमें इसको चाउमीन चाहिए, सूप चाहिए, और क्या क्या आता है, मंचूरियन भी चाहिए। आप उसको पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ उसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्बो। तो क्वेश्चन में दे देगा एसटीपी, बाकी उसका कहानी अब वो नहीं लिखेगा, वो समझ जाएगा कि हम बच्चा बोल दें एसटीपी, तो ये बच्चा काम है। एसटीपी मतलब समझ जाए बच्चा कि टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, ठीक है, और वॉल्यूम कितना लीटर हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो लिख के रखिए। तो आपको ये दोनों, जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है, ठीक है, गैस इज एट एनटीपी, एनटीपी का क्या मतलब समझ लीजिए। ये गैस इज एट एसटीपी, तो एसटीपी का क्या मतलब वो समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम आया है कहां से है पता है, अगर आप कैलकुलेट करें तो आप भी निकाल सकते हैं। जब आप लेंगे पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर आपने क्या इक्वेशन पढ़ा, एनआरटी। तो अगर आप स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू पुट कर देंगे 1 atm, एन का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1 मोल, आर का वैल्यू आपको पता है 8.314, ठीक है, और टेम्परेचर का वैल्यू 273। और जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो इतना ही वॉल्यूम निकल के आएगा, 22.4 लीटर। समझ गए, तो लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ वॉल्यूम लिखा भी है, वॉल्यूम में कितने मोल का बता रहा है, 1 मोल। एग्जाम में पूछ देगा, बताओ एट एसटीपी कोई गैस है जो 2 मोल है, कितना मोल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या बताइएगा। ये 1 मोल का 22.4 लीटर है, अगर एसटीपी पे किसी को 2 मोल पे रखेंगे तो कितना वॉल्यूम होगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अंडरस्टूड, 44.8। तो ये 1 मोल लिख के हाईलाइट जरूर करिएगा, नहीं तो 1 मोल आपसे छूट जाता है, आप समझ ही नहीं पाते कि किसका वॉल्यूम है। ये कितना मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का, ठीक है। तो जब भी बोल दे एसटीपी तो समझ जाइएगा एसटीपी में वॉल्यूम 1 मोल का 22.4 लीटर होगा। 10 बोले कि एक कोई गैस है, 10 मोल गैस है एसटीपी पे रखा हुआ है, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 224 लीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब गैस का जो डिफरेंट वेरिएबल है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन लोग के आपस में जो रिलेशन है उसके लिए कुछ लॉ दिया गया है, ठीक है, कि प्रेशर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है। तो फॉर दिस देयर आर डिफरेंट लॉज, ठीक है,
उसी को हम लोग गैस लॉ बोलते हैं। तो गैस लॉ में सबसे पहला लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ। तो लिखिए जल्दी से गैस लॉ। एवरीवन राइट डाउन गैस लॉ। फर्स्ट जो है वो है चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर दें, क्या कांस्टेंट कर दें? प्रेशर को बढ़ने घटने नहीं देना है। उस केस में अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है समझ गए? कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, देन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा। लिख लीजिए, ये लिखा है ना, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस फिक्स्ड प्रेशर। अच्छा, ये सब जितना लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं सब आइडियल गैस के लिए वैलिड है। किस गैस के लिए वैलिड है? और आइडियल का एजम्पशन आप समझ रहे हैं क्या क्या एजम्पशन है? उसको मान के बनाया गया है सब लॉ। अगर वो नहीं होगा तो ये सारे लॉ उसमें वैलिड नहीं होंगे। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको वहां दो तरह गैस पढ़ाए, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस। तो रियल गैस ये सब लॉ को 100% कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है। कुछ हद तक कंप्लाई करेगा लेकिन पूरा 100% कंप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि जो एजम्पशन के ऊपर में लॉ बना है तो वो एजम्पशन आपका रियल गैस फुलफिल नहीं कर पाता ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ने में मजा आ रहा आप लोगों को? यस और नो? किताब में पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, सो जाओगे, समझ गए? किताब में आज पढ़ के देखना है इसको, बड़ा डेंजरस तरीके से लिखा हुआ है ये। क्या क्या लिखा है तुम्हारे थोड़ी देर में तो पल्ले पढ़ने बंद हो जाएंगे। जैसे अभी आर और के में तुम कंफ्यूज करते रह जाओगे अगर ध्यान नहीं दोगे कि पीवी बराबर एनआरटी ले रहा है और पीवी बराबर कभी क्या लिख देगा? एनकेटी। तुमको समझ में नहीं आया कि कब आर लेना और कब के लेना है। बट अब उस फेज से बाहर आ गया।